हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इंद्रजीत सिंह। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज है लेक्चर 2। आरटी एकेडमी को फॉलो करते रहिए। ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरे साल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर यानी 12th के फुल सिलेबस की लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। आज लेक्चर सीरीज का शानदार से लेक्चर नंबर 2 है। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। मैंने अपनी पढ़ाई की है आईआईटी कानपुर से और फिर आगे मिलते हैं इस लेक्चर की शानदार सीरीज में। आज लेक्चर में काफी कुछ कर चुके थे। आज का एजेंडा है चार्ज की थोड़ी बहुत और जानकारी लेने का। लास्ट लेक्चर में चार्जेस में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखा है। अच्छा, उसके बाद फिर कहा था कि चार्ज रेस्ट पर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, चार्ज रुका हुआ होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसके कैसे इफेक्ट्स होंगे, वो कैसे फील्ड जनरेट करेगा, वो किस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो हम स्टडी करेंगे। और जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसके इफेक्ट्स को और उससे जुड़े हुए सारे फिनोमेना को, इंटरैक्शंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया जाता है। यही हम काम करने वाले हैं, चार्ज की चर्चा कर रहे हैं। हम दो तरह के चार्जेस यहाँ पर डिफाइन करेंगे। पहला जो चार्ज हमारे लिए है दैट इज सोर्स चार्ज। ये कौन है सोर्स चार्ज? तो चार्ज वो जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कहीं स्पेस में कोई चार्ज पड़ा हुआ है, लेट अस से Q पॉजिटिव लेके चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये चार्ज अपने आप से, अपनी लोकेशन से किसी r सेपरेशन दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यानी कि कितना इंटरैक्ट कर सकता है, कितनी ज्यादा फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, ये स्टडी करें। यानी हम चाहते हैं कि इस चार्ज को स्टडी करें कि कितनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, ये इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं वो कहलाता है सोर्स चार्ज। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, द चार्ज व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और whose electric field is to be studied। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करना चाहते हैं उसे हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज। ध्यान रखिएगा, ये सोर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी कभी हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि चार्ज रुका हुआ होगा और रुके हुए चार्ज में सोर्स चार्ज का रुका हुआ होना ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज चले तो चलता रहे। ये टेस्ट चार्ज क्या है, आगे डेफिनेशन आती है, देखते रहिए। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज द स्मॉल चार्ज। कितना स्मॉल बाद में बात करेंगे, अभी 2 मिनट में बताते हैं। एक स्मॉल चार्ज है which is used to detect the effects of field generated by source charge। ये वो चार्ज है जिसकी मदद से हम सोर्स चार्ज के इफेक्ट्स को, उसके फील्ड को, उसके फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे बताते हैं। मान लीजिए कि वही अपना प्लस चार्ज रखा हुआ था कहीं स्पेस में और वो अपने से r सेपरेशन के किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है या वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इस बात को हम जज कैसे करें, उसको एक्सपीरियंस कैसे करें। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई सुनाई नहीं देती, हम उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। तो उस फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए वी पुट अ चार्ज एट सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट पर फील्ड हमें एक्सपीरियंस करनी है या फोर्स एक्सपीरियंस करनी है। Q नॉट हम चार्ज को लेके आए, ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए गौर से कि ये जो चार्ज है हमारा, इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगी। ये जो हमारा नया चार्ज आया जिसे हम इस सोर्स चार्ज के पास लेकर आए, जिसने ये फोर्स एक्सपीरियंस की कि हाँ राइट में फोर्स लग रही है अलोंग द लाइन वाली व्हाटएवर जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स हो, तो ये टेस्ट चार्ज बता रहा है कि सच में ये हमारा सोर्स चार्ज इस लोकेशन पर कोई फील्ड क्रिएट कर रहा था और वो फील्ड इस चार्ज पर किसी तरह की कोई फोर्स लगा रही है। इसका मतलब हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते फोर्स को, या इतनी आसानी से दिखाई सुनाई नहीं देती, तो कोई ना कोई चार्ज आएगा जो इस चार्ज की वजह से, इसके फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इस चार्ज की वजह से कोई फील्ड थी। इस जगह की जो फील्ड है या जो फोर्स है वो इस चार्ज की वजह से, जो हमने यहाँ कैपिटल Q लिखा हुआ है, ये कैपिटल Q जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, उस फील्ड को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इसे सोर्स चार्ज कहेंगे। और ये Q नॉट जिसको पास में लाकर इस इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया गया, मेजर किया गया, इसे हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए, जवाब है ना छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? तो गौर से देखें, चार्ज छोटा हो चाहे ना हो, मास जरूर छोटा होना चाहिए। मास छोटा होने का क्या लॉजिक है अभी बताते हैं। गौर से देखिए, मास छोटा होने का क्या लॉजिक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसको आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में पूछा भी गया है, टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉल। टेस्ट चार्ज को छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए उसका लॉजिक बताते हैं। मान लीजिए कि आपका एक सोर्स चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q, इससे किसी R सेपरेशन पे आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। तो कॉमन सेंस है कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगी। वो फोर्स कैसी लगेगी, हालांकि फोर्स के बारे में अभी कोई जानकारी आपको देने दे, बस इतना मानिए कि फोर्स ऐसे लग रही है। जो भी फोर्स लगी बच्चे, ये फोर्स से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा और इस पे किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m होगी। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा और पार्टिकल मूव करेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन ज्यादा कैसे होगा? जब मास की वैल्यू कम हो जाएगी। मास की वैल्यू कम होते ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ते ही ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, पार्टिकल आसानी से मूव करेगा और हम छोटी से छोटी फोर्स भी डिटेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि मास बहुत ज्यादा है, जिस जगह पर रखा है फ्रिक्शन ठीक ठाक था, तो फोर्स अगर कम हुई दोनों के बीच तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, वेलोसिटी भी कम गेन करेगा, तो बहुत आसानी से मूव नहीं करेगा, हम छोटी मोटी फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिव मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के सेंसिटिव मेजरमेंट्स करने हैं तो आपको टेस्ट चार्ज को छोटा ही रखना पड़ेगा। और अगर आपने इन्हें छोटा नहीं किया तो छोटी फोर्स, छोटी मोटी फील्ड आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। चार्ज बहुत हल्की फुल्की फोर्स से हिलने वाला नहीं होगा। हैवी पार्टिकल है, प्रेशर ठीक ठाक है, जमीन पर रखा हुआ, आप फोर्स लगाइए, नहीं मूव करेगा। मास बहुत कम है, नॉर्मल बहुत कम है, फ्रिक्शन बहुत कम है, छोटी फोर्स से भी ठीक ठाक एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी ठीक ठाक गेन होगी और ये मूव कर जाएगा। मूव करेगा तो डिटेक्ट कर पाएगा यार फोर्स लगी थी। इसलिए चार्ज को स्मॉल होना चाहिए। इसलिए देखिए ये जो खास बात थी यहाँ पर कि चार्ज को स्मॉल होना चाहिए, सोर्स चार्ज को, सॉरी टेस्ट चार्ज को, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि सोर्स चार्ज को स्मॉल होना चाहिए कि नहीं, कोई नीड नहीं है, नीड नॉट टू बी स्मॉल, नीड नॉट टू बी स्मॉल। ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, क्योंकि उसे तो मूव कराना ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि सोर्स चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहे। अच्छा साहब, टेस्ट और सोर्स चार्ज हो गए। अब आइए देखिए, अब बात आती है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पहला चैप्टर कौन सा है। तो पहला चैप्टर है हमारा शानदार महान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हम सीधा सीधा चार्ज से निकाल रहे हैं और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट से, रुके हुए से। स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, तो चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिटरल मीनिंग हुआ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज को रेस्ट पे होना चाहिए। अच्छा, कौन सा चार्ज रेस्ट पे होगा? हमने तो दो कैटेगरीज लिखी थी, एक लिखा था टेस्ट चार्ज, एक लिखा था सोर्स चार्ज। रेस्ट पर कौन रहेगा? तो बात यह है कि आप किसकी फील्ड स्टडी कर रहे हैं। हम सोर्स चार्ज की फील्ड स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट की कोई फील्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं। और टेस्ट तो सिर्फ आता है, उस पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, खुद मूव हो जाता है, हिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक वो हिलेगा नहीं, फोर्स का एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो इसको तो हिलना ही है। एक सोर्स चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, क्योंकि अगर ये मूव कर गया तो इसके लोकेशन बदलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप है स्पेस में वो बदल जाएगा। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चाहते हैं, स्टैटिक फील्ड्स स्टडी करना चाहते हैं। टेस्ट चार्ज रेस्ट पे रहना चाहे रेस्ट पे रहे, मूव करना चाहे मूव करे, हमें इससे लेन देन नहीं है। हमारे लिए जो सोर्स चार्ज है मस्ट बी एट रेस्ट होना ही चाहिए। और जब तक ये रेस्ट पर है तब तक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और जैसे ही सोर्स चार्ज चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म। अब टेस्ट चार्ज अगर चल भी रहा है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और नहीं चल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खुशी और कोई दुख टेस्ट चार्ज को लेकर नहीं। देखें गौर से, और तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ध्यान रखिएगा सोर्स चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। अगली डेफिनेशन देखें, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत खास कंसेप्ट है पॉइंट चार्ज का। और क्यों इतना खास है वो भी बताता हूँ। जो सबसे पहला लॉ है हमारे पास इस चैप्टर में वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की खास बात ये है कि ये बेचारा पॉइंट चार्ज से डील करता है, यानी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में जानकारी देता है। तो बात करते हैं व्हाट आर पॉइंट चार्जेस। आप जब पढ़ेंगे व्हाट आर पॉइंट चार्जेस तो देखने में पता चलेगा पॉइंट का मतलब तो होता है वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटे हो, और पॉइंट का मतलब तो बहुत ही पॉइंट, बिल्कुल बिंदु के जैसा हो गया, ऐसा नहीं है। पॉइंट का मतलब क्या समझिएगा, if the size of the charged particle
ध्यान रखिएगा, if the size of the charged particle is very small, important है, very small, as compared to the distances at which we are measuring the electric fields. मतलब जिन सेपरेशंस पर जाकर हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, उन सेपरेशंस से, उन डिस्टेंसेस से अगर कंपेयर करें पार्टिकल के साइज को, तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो हम कहेंगे वो पॉइंट पार्टिकल है, अन्यथा नहीं है। जैसे अगर कोई पार्टिकल इतना छोटा सा आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट रियली अ पॉइंट पार्टिकल, आपको ठीक ठाक मोटा दिखाई दे रहा है, आपको उसकी रेडियस दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम यहाँ से इतने सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो ये बड़ी सी रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस बड़ी सी रेड कलर की लाइन के कंपैरिजन में उस छोटे से गोले का जो साइज है वो इग्नोरेबल है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। इस अगर ऐसा है तो बड़ी चीजें भी पॉइंट साइज की तरह कंसीडर की जा सकती हैं। जवाब है हाँ। अगर हम देखें तो मान लीजिए कि आपके पास, आप जिस जगह भी खड़े हैं उस जगह पर एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल है, फुटबॉल का कुछ ना कुछ रेडियस, उसके ऊपर आपने कुछ चार्ज दे रखा है, जब आप चार्ज देंगे उसके ऊपर वो सिमेट्रिकली फैल जाएगा। अब ये जो फुटबॉल के ऊपर आपने चार्ज दिया, फुटबॉल तो ठीक बड़ी होती है, आप कहेंगे इसे पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, तब नहीं करेंगे जब हम फुटबॉल के बिल्कुल पास में खड़े होंगे। और अगर हम फुटबॉल से लगभग मान लीजिए 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे चले गए, और ये हमारी फुटबॉल है, और आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, तो आप ये ऑब्जर्वर जो फुटबॉल के बिल्कुल नजदीक में है, ये कहेगा नॉट अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि उसको फुटबॉल काफी बड़ी दिखाई दे रही होगी। लेकिन जो 100 मीटर दूरी पर है, 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे, 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ऐसा आदमी कहेगा कि जो बॉल है वो तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज है, छोटी है। कुछ ऐसा समझ लीजिए, आप रोड पे खड़े हो जाइए और एक चौराहे पर आप फुटबॉल को रख दीजिए और दूसरे चौराहे से जाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि फुटबॉल बहुत छोटी नजर आ रही है। जिन डिस्टेंसेस से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस डिस्टेंसेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उन सेपरेशन से कंपैरिजन में पार्टिकल का साइज बहुत इग्नोरेबल है, तो पार्टिकल कहलाएंगे पॉइंट साइज, अदरवाइज वो पॉइंट साइज नहीं कहलाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो पार्टिकल के एक्चुअल साइज से मतलब नहीं है, इस कंपैरिजन वाले साइज से मतलब है जिस सेपरेशन से हम उन्हें मेजर कर रहे हैं, उन सेपरेशंस के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट है कि साइज छोटा होना चाहिए। कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा साहब, आगे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हो गया, काम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो एंटर हो रहे हैं यहाँ से, छोटी मोटी डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आती है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्ट्रगल करते रहेंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक डेफिनेशंस आपको अभी तक कराई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स महान, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शानदार चैप्टर है, और इसमें जो समझदारी, जो स्किल डेवलप करेंगे हम यहाँ पे, जो नॉलेज डेवलप करेंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका लॉजिक काम करने वाला है। ठीक, तो अब हो रही है हमारी एंट्री, और कैसी एंट्री? ग्रैंड एंट्री। किसमें हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो रही है, रुके हुए चार्ज में। तो आपके सामने लिखा हुआ है रुका हुआ चार्ज, रुके हुए चार्ज पर एंट्री हो रही है। ये जितना भी सेगमेंट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसमें लॉ हमारे पास दो हैं। कौन कौन से लॉज हैं? पहला लॉ है कूलम्स लॉ। अर्ली 19वीं सेंचुरी में, 1800s के आसपास में कूलम साहब थे, बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉइंट चार्जेस के एक दूसरे पर फोर्स लगाने के, फोर्स के नेचर, बिहेवियर और उसके फॉर्मूला पर कि किस तरह से फोर्स का रेट फॉल करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको स्टडी किया और एक बहुत अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो पहला लॉ, और जो काम करेगा इस पूरे चैप्टर में, बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ से ही हम करने वाले हैं, वो कूलम्स लॉ से हैं। तो पहला लॉ कूलम्स लॉ है, और दूसरा लॉ एक अलग सेगमेंट में होगा जिसको हम कहेंगे गॉसेस लॉ। तो गॉस बहुत बड़े मैथमेटिशियन, बहुत बड़े फिजिसिस्ट, सब नाम जानते हैं, बहुत बड़ा इनका नाम है। इन्होंने भी एक बहुत अच्छा शानदार लॉ दिया, मुश्किल से समझ आता है, ये अच्छी चीज है, और बड़ा ही अच्छा, ये भी एक थ्योरेटिकल लॉ है, इसके पीछे का कोई प्रूफ नहीं है, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है,
इनका लॉ कूलम साहब का जो है वो एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड है, थ्योरी नहीं, एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है। और गॉस लॉ का जो लॉ है वो डिस्कशन से यानी कि थ्योरी से निकल के आता है, इसके पीछे बहुत कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। इन दो लॉज से, जिनको हम एक एक्सपेरिमेंटल लॉ एक थ्योरेटिकल लॉ बोल रहे हैं, और इन दोनों के दम पर हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ जाएंगे और रुके हुए चार्ज की सारी कहानी हम निपटा देंगे। तो एंट्री करते हैं, शुरुआत हमारे कूलम्स लॉ से होने वाली है। तो लेट्स एंटर इनटू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। कूलम्स लॉ, पहली बात, कूलम का नियम जो है या लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी कि इसके पीछे थ्योरी नहीं है, न्यू थ्योरी बैकग्राउंड क्या दिया, बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड में कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं। दो चार्ज स्फीयर्स को उन्होंने लिया, दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट है और एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है। एक रॉड रखी, उसके पास एक रॉड लाए जिसके दोनों एंड्स पे स्फीयर्स थे। मैं बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा। और वो फिर जैसे जैसे पेंडुलम मूव करता है उससे इन्होंने रेट ऑफ फॉल ऑफ फोर्स निकाला। खैर, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इन दो कंडीशंस पे काम करता है। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन भी पूछती है कि किन दो कंडीशंस पे ये काम करता है। ये लॉ किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे काम करता है, वैलिड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशंस, यानी कि जो सोर्स चार्ज है वो रुका हुआ होना चाहिए। यानी जब भी कभी कूलम्स लॉ को अप्लाई करना हो, कूलम्स लॉ की वैलिडिटी देखनी हो और देखना हो कि कूलम साहब ने जो अपना लॉ दिया, जो स्टेटमेंट बोले, वो कब काम करते हैं। वो तब काम करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन होगी, यानी कि जो सोर्स चार्ज होगा वो रेस्ट पर होगा, सोर्स चार्ज रेस्ट पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन है कि सिर्फ वैलिड तब होगा जब जो चार्जेस की फोर्स हम लिख रहे हैं या जो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट चार्जेस हो। पॉइंट चार्ज का मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस के बीच में जो दूरियां हैं उनके कंपैरिजन में जो चार्जेस का साइज है, पार्टिकल का साइज है, वो बहुत छोटा होना चाहिए। यानी जिस वक्त हम पार्टिकल्स को पॉइंट साइज बोल पा रहे होंगे और सोर्स चार्ज हमारा रेस्ट पर होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन होगी, तभी कूलम्स लॉ वैलिड होगा। एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इन दो कंडीशंस पे काम करता है। आइए कूलम्स लॉ क्या है वो देखते हैं। एक हमारे पास बहुत ही अच्छा सोर्स चार्ज है जिसको हम कैपिटल Q बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज। और एक इससे किसी r सेपरेशन के किसी पॉइंट पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसको हम Q0 बोल रहे हैं। और ये Q0 अपने आप में टेस्ट चार्ज है। और इस टेस्ट चार्ज को कई किताबें ऐसी हैं जो प्रोब चार्ज बोला करती हैं। प्रोब का मतलब किसी चीज में उसके इन्वेस्टिगेशन करना, उसको स्टडी करना। तो जो टेस्ट चार्ज है वो उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने ही आया है, इसलिए इसे प्रोब चार्ज भी कहा जाता है। ठीक, इन दोनों के ऊपर हम फोर्स देखते हैं। ठीक, दोनों के ऊपर फोर्स देखी जा रही है। कूलम साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट्स में पाया, देखिए। कूलम साहब कहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और फोर्स आती है ऐसे। ठीक, Q0 को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम नोटेशन को बदलते हैं। और नोटेशन को बदलने के बाद ऐसा कहते हैं कि ये जो चार्ज है दिस इज नथिंग बट Q1 और ये जो चार्ज है दिस इज नथिंग बट Q2। तो गौर से देखिए, इस पर जो फोर्स है वो 2 पर है 1 की वजह से। क्लियर है मेरी बात? क्या बोला जा रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पढ़ने का तरीका देखिएगा क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब सेकंड चार्ज पर फोर्स फर्स्ट की वजह से। रिपल्शन इधर ही आएगी और इस पर रिपल्शन लिखोगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो लेफ्ट में रिपल्शन आएगा। इसको कैसे लिखेंगे? F12, यानी इसको कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो पाया कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2
और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आपस में बराबर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एकदम इक्वल है। दूसरी बात, अगर मैं वेक्टर में देख लूं तो आपको दिखाई देगा कि अगर एक फोर्स लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में है, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने ऑपोजिट लगा दिया, माइनस लगा के दिखा दिया। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा कूलम्ब साहब की ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों चार्जेस की जो फोर्स है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद एक की फोर्स दूसरे की फोर्स के बिल्कुल इक्वल है। अब यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ दिमाग में आता है। हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में तीन बातें बोला करते थे, हालांकि तीन से ज्यादा होती हैं, कि दो डिफरेंट बॉडीज पर फोर्सेस लगे, फोर्सेस इक्वल लगे और फोर्सेस ऑपोजिट लगे, तो हम कह देते थे कि जो फोर्सेस हैं वो एक्शन रिएक्शन है। दो डिफरेंट बॉडीज पर फोर्स लग रही है, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रही है, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, जिसे हम अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, उसको एक जमाने में कूलम्ब फोर्स भी बोला जाता था, बहुत स्टैंडर्ड नाम है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is action reaction pair। तो ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, दोनों पार्टिकल्स पर बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। अच्छी बात। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, तुरंत कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है, देखें कैसा सोचेगा। जैसे ही इसके बारे में बात हुई, तुरंत एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा थॉट क्यों डेवलप नहीं किया जा सकता कि मान लीजिए कि ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन लेट से R है जैसे पहले था, एक फोर्स लग रही है F और एक फोर्स लग रही है F, और ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, दो डिफरेंट बॉडीज पर हैं, सेम नेचर की हैं, तो यहां पर भी तो आपको एक्शन रिएक्शन दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से काम नहीं कर रही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम कर रही है। हमेशा कैसे काम कर रही है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। किसकी लाइन ज्वाइनिंग? दो पार्टिकल्स जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इन दो पार्टिकल्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इसके अलोंग ही फोर्स लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी फोर्स नहीं लग रही। यहाँ पर एक्शन रिएक्शन हो सकता था ऊपर नीचे की फोर्स में, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन हो गई। ये लाइन इन दोनों को मिलाती है और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है। और कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग नहीं होती, फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स ही लगा करती है। अच्छा सा, तो हम लिख लेते हैं इस बात को, फोर्स की प्रॉपर्टी है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस लगती है। और जो भी फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस टू पार्टिकल्स लगेगी, जो भी फोर्स, कहीं की भी फोर्स हो, अगर वो दो पार्टिकल्स के लाइन ज्वाइनिंग लगती है तो ऐसी फोर्स को हम लोग नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो हमेशा एक दूसरे दो पार्टिकल के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करती हैं और एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग हमेशा काम करती हैं। फोर्स की डायरेक्शन चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, उससे में खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान के चलिए कि जो फोर्सेस हैं वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करेंगी। ये सेंट्रल फोर्स की कहानी। तो जो कूलम्ब्स लॉ है, वो कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो हमारे पास चार्ज का फोर्स आया एक दूसरे पर, वो इक्वल है, ऑपोजिट है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर है। साथ ही साथ जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स भी है, टेढ़ी मेढ़ी काम नहीं करेगी। सब कुछ ठीक है, पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना ये तो बताओ। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बता देते हैं। देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकला। एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखिए, थ्योरी नहीं है इसके पीछे। हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम कह रहे हैं Q1 और दूसरा चार्ज है जिसको हम कह रहे हैं Q2। और इनके बीच का सेपरेशन बेटे R है, और ये पूछा जा रहा है कि एक दूसरे को कैसे रिपेल कर रहे हैं।
तो चाहे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो, चाहे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो, दोनों एक ही बातें हैं। तो मैं इस फोर्स को F लिख देता हूं और इसे भी F ही लिख देता हूं। आप नोटेशंस बदल सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकते। तो मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहा हूं कि ये फोर्स कैसे डिपेंड करती है, किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है। द फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। अच्छा, प्लस माइनस पे नहीं डिपेंड करती, नहीं, टोटल चार्ज पे नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस पे, पहले और दूसरे चार्ज के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन दो पॉइंट चार्जेस के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो बीच का सेपरेशन है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ग्रेविटेशन की फोर्स होती थी G(m1m2) by r², 1 by r², वैसा ही इसका रेट ऑफ फॉल 1 by r² होता है। और एक जमाने में इस तरह की फोर्सेस का बड़ा चलन था क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो तभी ढूंढी गई थी। तो इसे एक नाम दिया जाता था पहले, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर का क्या मतलब है? सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए फोर्स तो कह देंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ काम कर रहा है। अच्छा साहब, इन दोनों चीजों को अगर मैं मिलाकर लिख दूं तो फोर्स का बेटे फॉर्मूला बन जाएगा कुछ कांस्टेंट के, जिसको हम फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये हमारे कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला हमने निकाला कूलम लॉ से या कूलम्स फोर्स जिसे हम कह रहे हैं, इसे ही अल्टीमेटली कूलम्स लॉ कह दिया जाता है। दो पॉइंट चार्जेस जो किसी r सेपरेशन पर रखे हैं, इनके बीच में कितनी फोर्स काम कर रही है, इस फोर्स के फॉर्मूले को हम के Q1 Q2 बाय r² कहा करते हैं। इसे हम कहते हैं कि हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया। ये कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा? ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। हजारों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन पर फोर्स डिपेंड होती है, उन्होंने पाया 1 by r² पर फोर्स फॉल करती है, ये भी उन्होंने पाया और साथ में ऐसा कुछ कर दिया। अब ये जो k है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, इसकी वैल्यू वैसे तो फ्रैक्शन में होती है, कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ हुआ करती है। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालने यूनिट निकालने की कोशिश करें तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगी। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये खूब जम के टीचर्स क्लास में पूछा करते हैं, पेपर में भी पूछा करते हैं। कैसे निकाली सर? r² को ऊपर भेजा, Q1 Q2 को नीचे भेजा और यूनिट आ गई। क्लियर है मेरी बात? ये कूलम्स लॉ है। आगे हैं, कूलम्स लॉ समझ आया होगा मेरे हिसाब से। कूलम्स लॉ के बारे में देखें। कूलम्स लॉ की, कूलम फोर्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ी जो बड़ी खास थी, अच्छी थी, समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स आर एक्शन रिएक्शन पेयर। सिंपली देखा आप लोगों ने, इक्वल एंड ऑपोजिट होती थी। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। आगे देखें। अब फोर्स कांस्टेंट पे चर्चा करते हैं। जो फोर्स कांस्टेंट हमने अभी लिखा, जिसको हम k बोल रहे थे, जिसकी वैल्यू हमने 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखी थी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज दिस? तो इस k की वैल्यू जो है वो हम लोग कहा करते हैं कि 1/4πε0 होती है। इसको पढ़ते कैसे हैं? एप्सिलॉन 0 और 0 का ही एक दूसरा नाम है नॉट। नॉट बोल देना, 0 बोल देना, एक ही बात है, ये एप्सिलॉन नॉट है। और ये जो 1/4πε0 है, इसी की पूरी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और 4π क्या है? 4π इज जस्ट अ प्योर नंबर। ध्यान रखिए कि ये तीन मैंने आपकी बातें लिखी हुई हैं। फोर्स कांस्टेंट के अंदर तीन बातें आती हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होता है बताते हैं। पहले तो फ्री स्पेस को समझ लीजिए कि फ्री स्पेस क्या होता है। फ्री स्पेस का मतलब चुपचाप से कुछ खास नहीं, बस वैक्यूम हुआ करता है जहां कोई मटेरियल ना। दूसरी बात क्या आती है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो कुछ भी परमिटिविटी था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, अभी 2 मिनट में समझाता हूं, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। वो फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए था। और यही प्रॉपर्टी अगर कोई मटेरियल आ जाए, एयर आ जाए, वाटर आ जाए, कॉपर आ जाए या वैक्स आ जाए या वुड आ जाए या जितने भी मटेरियल हमारे पास मौजूद है, कुछ भी उठा लो और बीच में रख दो,
तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उस बात पर भी ये फोर्स डिपेंड करती है। मैं इस पे बहुत बाद में चर्चा करूंगा रिलेटिव परमिटिविटी पे, पर बाद में चर्चा करते हैं। और दूसरा कि इस फोर्स कांस्टेंट में एक चीज और है कि पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फोर्स कांस्टेंट। समझाता हूं क्या चीज है, आइए अलग पेज पे देखें तो बेहतर समझ आएगा। देखिए जो हमारा फोर्स कांस्टेंट था के, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करती थी। गौर से देखिए जो फील्ड है, अगर मैं 1/4 पाई देख रहा हूं और मैं जानबूझकर 1/4 पाई और अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लगा दूं तो ऐसा देखने को पता चलता है कि ये जो 1/4 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला 4 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। तो फोर्स की, फील्ड की स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में 4 पाई वाला टर्म तुम्हें बताता है। एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज टर्म्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? ऐसा समझें कि जब भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब भी कहीं चार्जेस होंगे तो मटेरियल्स उन चार्जेस पे कुछ ना कुछ रिस्पांस करेंगे। रिस्पांस करने का मतलब उन पर कोई फोर्स लगेगी, वो उन पर फोर्स लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर पार्टिकल के रिएक्ट करने, रिस्पांस करने, इंटरैक्ट करने की प्रॉपर्टी परमिटिविटी कहलाती है। और ये परमिटिविटी हर मटेरियल के लिए भी है, तो कोई परमिटिविटी वैक्यूम के लिए भी है। और उस वैक्यूम की परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी को ही हम लोग एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट से बता रहे हैं। और हमें पता है कि जो k की वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है, और इसी को हम लोग लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप बेटे एप्सिलॉन नॉट को देखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई और फिर k को नीचे भेज दीजिए, which comes out to be 9 × 10⁹। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.85 × 10⁻12 आता है। और क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बिल्कुल ठीक उल्टी k हो जाएगी, इसलिए इसकी यूनिट जो बनेगी वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर का स्क्वायर ऐसे बनेगी, मीटर का स्क्वायर ऐसे बनेगी। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और ये वैल्यू और साथ में इसकी यूनिट आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोर्ड का डिस्कशन कर रहे हैं, कंपटीशन का नहीं कर रहे हैं, इसलिए मान के चलिएगा कि यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि डायरेक्ट आपसे वैल्यू ही पूछ ले, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है वैल्यू पूछने में। इसलिए मैं आपको वापस इस पे आता हूँ, थोड़ा बहुत इरेज भी कर देता हूँ इस सब चीजों को, ताकि 2 मिनट बाद दोबारा बताया जाए आपको। हाँ दोबारा आएंगे, मैं दोबारा लिखूंगा, दोबारा बताऊंगा, ताकि आपको एक अच्छा रिवीजन मिल जाए। और अच्छे रिवीजन के लिए कुछ अच्छी बातें भी करनी होती हैं, तो थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं कि जो फोर्स कांस्टेंट है इसे हम k बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है। और ये जो 10⁹ वाली वैल्यू है, इसमें से ये एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रिलेटिव परमिटिविटी कहां से आता है? तो मान लीजिए कि दो चार्जेस जो हमने लिए थे Q1 और Q2, और इनके बीच का सेपरेशन था R, और यहाँ पे हमने कुछ और तो नहीं भर रखा था। तो जब कुछ और नहीं भरा था तब तो हम लोगों ने वैक्यूम की फोर्स लिखी थी। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक फोर्स रख देते, मतलब कोई मटेरियल रख देते, जैसे ये रख दिया आपके सामने, कुछ कलर भर दिया, कलर भरने से ये एहसास हो गया कि हाँ हमने कोई मटेरियल रखा है। तो जो भी मटेरियल हमने रखा है यहाँ पर, इसको हम कह देते कि इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन r से हम डिनोट करेंगे, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इस वक्त जो फोर्स हो जाती वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r² into 1/εr हो जाती है। अच्छा, मतलब कुछ खास नहीं, ये मानकर चलिए कि जो मीडियम के अंदर फोर्स आ रही है वो ये हो जाएगी। और वैक्यूम में जब पहले हम फोर्स लिख रहे थे तो वैक्यूम की पहले वाली फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r² लिख रहे थे, ठीक, ये फोर्स थी।
तो जब भी कभी मीडियम आ जाएगा तो मीडियम में एक फैक्टर से फोर्स का डिवीजन हो जाएगा, यानी जो परमिटिविटी का प्रॉपर्टी है मीडियम का, मटेरियल का, वो बदल जाएगी और बदलेगी तो फोर्स में कुछ कमी आ जाएगी। ये हिस्सा हमारा कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान रखिए, मैंने पहले बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी पे बहुत टाइम के बाद हम चर्चा करेंगे, अभी कोई डिस्कशन करना नहीं चाहते। ठीक, तो ये बात हो गई कूलम्स लॉ की, और कूलम्स लॉ पे आते हैं और कूलम्स लॉ के बाद अपनी कहानी को आज यहीं खत्म करते हैं। वैसे इच्छा बहुत सारी प्रॉब्लम कराने की है, लेकिन वो अगले सेशन में करेंगे। आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कूलम्स लॉ की डिटेल जानकारी, डिटेल हो गई है, कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन की फोर्स कैसे लगती है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की, कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जॉइन अस या फॉलो अस फॉर सिलेबस ऑफ ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए हमें फॉलो करिए। आरटी एकेडमी पर हम पढ़ा रहे हैं, हमारा नाम है इंद्रजीत सिंह, पढ़ाई की है IIT कानपुर से। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।